फिल्मों के अपने किरदार हैं। कश्मीर फाइल 90 की एक घटना के आधार पे है। केरल स्टोरी एक घटना नहीं है, केरल के पूरे समाज शास्त्रीय आकलन की फिल्म है, तथ्यों के आधार पे है। द कश्मीर फाइल्स भी ये तथ्य के आधार पे है, ऐतिहासिक सत्य है, लेकिन 90 एक वर्ष की घटना में आप बंध जाते हैं। परंतु केरल स्टोरी एक घटना में नहीं बचती है। दूसरा, इसका जो मूल नैरेटिव है उसको समझने की कोशिश करिए। अब तक जिहाद के प्रश्न पर मुस्लिम युवा मौलानाओं के नाम ही सामने आ रहे थे, तो हम मानते थे कि महिलाएं इनोसेंट हैं, इसमें महिलाओं की भूमिका नहीं है। इस्लाम में महिलाएं विक्टिम है, सताई गई हैं। उनके कानून के मुताबिक भी शरिया कानून में 2 महिलाओं के बराबर एक पुरुष की गवाही है। द केरल स्टोरी में पहली बार ये बात साबित हुई है कि बराबर के पाप की भागीदार देशद्रोह से लेकर के जिहाद तक में मुस्लिम महिलाओं की भी भागीदारी उतनी ही है जितना मुस्लिम नौजवान की है। हिंदू लड़कियों को बहलाने फुसलाने के लिए पूरे देश में मुस्लिम लड़कियां अपने भाइयों से दोस्ती कराने के लिए पहले ये लड़कियां हिंदू लड़कियों से दोस्ती करती हैं, फिर कहती हैं आओ यार तुझे अपने भाई से मिलवाती हूँ। ये एक नैरेटिव नहीं है, ये एक कठोर सत्य है जो पूरे देश में घटित हो रहा है, जो केरला स्टोरी के माध्यम से बताने का प्रयास हुआ है। तो क्या लगता है कि कल भारत के एक घटनाक्रम सुदूर दक्षिण के राज्य केरल में जिस प्रकार ISIS के लड़ाकों की भर्ती के लिए केरल से 30,000 से ज़्यादा लड़कियों के गायब होने की कहानी सामने आई, उसके ऊपर एक फिल्म आई है द केरल स्टोरी। तो द केरल स्टोरी को लेकर के अखिल भारतीय संत समिति का यह मानना है और पूरे देश के लगभग संतों का यह मानना है कि यह भारत की एकता और अखंडता के लिए गंभीर थ्रेट है। और निर्माता निर्देशकों ने कहा भी कि अगर एक भी दृश्य झूठा आप साबित कर दें तो उन्होंने इनाम की घोषणा भी की। हमारा वह प्रश्न नहीं है, हमारा प्रश्न है अगर देश के बाहर धर्म के नाम पर लड़ने के लिए लड़ाके तैयार करके भारत की धरती से ISIS के लिए सीरिया में सप्लाई हो सकते हैं, तो भारत के राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए ये कितने बड़े खतरे के रूप में खड़े हो सकते हैं। इसलिए समय रहते अगर हमने जनसंख्या जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, सिविल सर्विसेज जिहाद, इन बातों पर विचार नहीं किया, क्योंकि लोकतंत्र तो वोटों की ताकत से है और सामान्य व्यक्ति जो भारत का एक देशभक्त नागरिक है वो क्या सोचता है कि हमारे 2 संतान हैं, सरकार ने नारा दिया हम 2 हमारे 2, तो हम इसका पालन करेंगे। 2 संतान हैं, अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा सा मकान बनाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने ये तय कर रखा है कि हम 5 हमारे 25 पैदा करेंगे, आपने जो संसाधन इकट्ठा किया है उस पर कब्जा करेंगे। तो ये बहुत एक खतरनाक चलन है और इतनी बड़ी मात्रा में लोगों के लिए फिर भोजन पानी हवा इसकी व्यवस्था करना आने वाले दिनों में कठिन होगा। परंतु जिस प्रकार हिंदुस्तान के सुदूर राज्य केरल हो या मिजोरम में जिस प्रकार अभी मणिपुर में दंगे भड़के हैं, हाई कोर्ट ने इतना ही तो निर्णय दिया है मणिपुर के अंदर कि वहाँ पे जो ईसाई जनजातियां हैं उनको आरक्षण प्राप्त था, तो उन्होंने कहा शेष जनजातियों को भी उसी SC एक्ट ST एक्ट में आप भी SC ST हो, वो भी SC ST हैं, तो जो अधिकार आपको प्राप्त है वही अधिकार उनको प्राप्त है। इतनी सी मात्र बात के लिए इतना भीषण दंगा मेघालय में अगर उन राज्यों में मणिपुर मेघालय जैसे राज्यों में फैल रहा है तो ये ठीक प्रवृत्ति नहीं है, अर्थात हम कहीं न कहीं बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। तो इसके रोकथाम के लिए क्या किया जाए? जन जागरण के अतिरिक्त देश के संविधान के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार हैं भारतीय संविधान में, करना तो एजेंसी को है, सरकार को है। हम कानून तो अपने हाथ में ले नहीं सकते, जो कुछ करना है भारत सरकार को। लेकिन भारत सरकार करे
इसके लिए लोकतंत्र में जनमत भी बनाना पड़ता है, वातावरण बनाना पड़ता है, सरकार पे दबाव बनाने पड़ते हैं। मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि आपने योगी को लॉ एंड ऑर्डर के लिए यूपी में चुना, तब आज की परिस्थिति में वो अनिल दुजाना हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, ये कुछ निपटाए गए, कुछ को सजा हो गई और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, तो यूपी में कम से कम गुंडे सर उठा के नहीं चल सकते। तो इस परिस्थिति के लिए आपने राज्य सत्ता का चयन किया है, लोकतांत्रिक पद्धति में आपने वोट दिए हैं। तो आगे अगर हम यह वातावरण नहीं खड़ा करेंगे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के पक्ष में, तो हर राज्य में ऐसे टूल किट खड़े होंगे। महाराष्ट्र के अंदर भीमा कोरेगांव हुआ, अर्बन नक्सली खड़े हुए, इन लोगों ने बाकी देश के अंदर जिस प्रकार घर की जो बेटियां हैं, बहन हैं, वो स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही हैं, उसके बाद वो बाहर अभी सैकड़ों, हमने कई मंचों पर ओपन लाख की भीड़ के सामने भी कहा है कि माता पिता 3G, 4G, 5G की जो मोबाइल दे रहे हैं और बेटों को कार दे रहे हैं, तो पहले संस्कार देना सीखें। अन्यथा मैं पूछूं कि आपकी बेटी ये 4G, 5G की मोबाइल लेकर के बाथरूम में क्यों जाती है? बाथरूम में मोबाइल का क्या काम है? अगर आपने इस पर नियंत्रण नहीं किया, हम आपके माध्यम से बनारस के उन सभी माता पिताओं को कि अरे आप अपनी बेटी को हिंदू संस्कृति में छू नहीं सकते, जवान बेटी को आप नहीं छूते, भावज को नहीं छूते, और उस शहर में जिम के नाम पर, जिम में ट्रेनर मुसलमान लड़का है और जिम में ट्रेनिंग के नाम पे आपकी बेटी के कमर में हाथ डाल करके वो ट्रेनिंग करा रहा है। ये भी लव जिहाद के अड्डे हैं। पता करो आपके घरों में वो कहाँ तक घुसा हुआ है। और ये बॉडी और फिजिक बनाने के नाम पर जो एक गंदा खेल शुरू हुआ है, यही ISIS तक के पहुंचने का रास्ता खोलता है। स्वामी जी, समान सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लंबित है, माने जाते हैं नहीं। अल्पसंख्यक की आज तक परिभाषा तय नहीं है। मैंने पत्र लिख करके कि भारत में अल्पसंख्यक कौन, अल्पसंख्यक कहते किसके हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार लैंगिक, उनकी भाषा और DNA के आधार पे अल्पसंख्यक के तय हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रहा है, अब विषय यहाँ तक आ गया कि 10 राज्यों में तो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, तो क्या अल्पसंख्यक के अधिकार मिलेंगे? अल्पसंख्यक कौन, यही तय नहीं है आज तक। और दुर्भाग्य हमारा इस देश के संवैधानिक ढांचे का कि अल्पसंख्यक की परिभाषा तय नहीं है, और उस देश में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी है, अल्पसंख्यक आयोग भी है, अल्पसंख्यक के नाम पे हजारों करोड़ का बजट भी है, जहाँ पे संविधान में अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा तय नहीं है। बवाल काटने की कोशिश की गई। पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर दिल्ली के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग में सर्जिल इमाम ये कहता है कि इसे सामान्य थ्रेट मत समझिए, कि हमको करना क्या है, वो जो 150 किलोमीटर का चिकन नेक गलियारा है, अगर इस चिकन नेक गलियारे में हमने आबादी बढ़ा दी, इनका रेल रूट भी वही है, हाईवे भी वही है, ये हमने काट दिया, तो हिंदुस्तान